ठीक है गाइस, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 3। आपके एनसीईआरटी में ये चैप्टर नंबर 3 है। क्लास 10th का है ये, क्लास 10th के मैथ्स का। नाम है इसका पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन मतलब लीनियर इक्वेशन मतलब होगी इसकी हाईएस्ट पावर। मैंने आपको सेकंड चैप्टर में बताया हुआ था कि लीनियर इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर होती है वो 1 होती है। लीनियर इक्वेशन में हाईएस्ट पावर क्या होती है इसकी? 1। एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि दो वेरिएबल, तो दो वेरिएबल में क्या होगा? एक्स होगा, वाई होगा, या वाई होगा या जेड होगा। कोई दो वेरिएबल आएंगे, कोई भी दो हो सकते हैं। ठीक है, तो कोई दो वेरिएबल होगा, उनकी हाईएस्ट पावर क्या होगी? 1। उनकी हाईएस्ट पावर क्या होगी? 1। इसी टाइप से ही अगर हम लोग देखें इनकी इक्वेशन, जनरल इक्वेशन किस टाइप से बनेगी? ए एक्स हो सकता है, प्लस का बी वाई, और प्लस का सी इक्वल टू 0। ठीक है, अब टू वेरिएबल है, अगर इसको सॉल्व करना है, अगर आपके पास में दो वेरिएबल हैं तो इनको सॉल्व करने के लिए आपको दो इक्वेशन भी चाहिए। तो ये a1 b1 c1 और ये a2 ये b2 ये c2। ठीक है, ये आपके पास जनरल इक्वेशन हो गई दोनों की। एक ये a1 b1 c1, एक ये इक्वेशन हो जाएगी, और एक a2 b2 c2 ये दूसरी इक्वेशन हो जाएगी आपके पास में। इसी टाइप से जो आपके बोर्ड में जो क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ पे 1 मार्कर क्वेश्चन बनते हैं। 1 मार्कर क्वेश्चन क्या होता है कि इस टाइप से आपके पास एक टेबल बनी होगी आप लोगों की, उसमें आप लोगों की बुक में इस टाइप से एक टेबल बनी होगी। वहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं आपको, कोई भी दो इक्वेशन दे दी जाएंगी। दो इक्वेशन में पूछा जाएगा कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन, ऑप्शन दे दी जाएगा इंटरसेक्टिंग लाइन है कि कोइंसिडेंस लाइन है या पैरेलल लाइन है कि नो सोल्यूशन है कि इन्फिनेटली मैनी सोल्यूशन है या नन ऑफ दीज करके ऐसे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे आपको। कोई भी एक इक्वेशन देने के बाद में आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से आपको सेलेक्ट करना होगा कौन सा क्वेश्चन है कौन सा नहीं है। ठीक है, तो अगर a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल है b1 अपॉन में b2 के, तो इंटरसेक्टिंग लाइन भी होगी, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन भी हो सकता है, वो यूनिक भी हो सकता है और कंसिस्टेंट भी हो सकता है। इसी टाइप से अगर आपके पास यहाँ पे कहा गया कि a1 अपॉन में a2 इक्वल है b1 अपॉन में b2 के, इक्वल है c1 अपॉन में c2 के, ये कॉन्सिडेंस लाइन होगी या इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन होगा या फिर कंसिस्टेंट होगा। इतनी कंडीशंस यहाँ पर भी होंगी आपके लिए। इसी टाइप से कह रहा है कि अगर a1 और a2 तो इनके जो रेशियो हैं वो b1 अपॉन में b2 के इक्वल हैं, पर c1 अपॉन में c2 के नॉट इक्वल हैं, तो ऐसी कंडीशन है वो पैरेलल लाइन होगी, नो सोल्यूशन होंगे और इनकन्सिस्टेंट होंगे। इसी टाइप से अगर हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन है हमारे पास, अगर हम देख लेते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास में कि, चलिए सबसे पहले हम लोग ये क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या क्वेश्चन है? 5x माइनस का 4y प्लस का 8 इक्वल टू 0। यहाँ पर कंपेयर करें a1x b1y और c1 से, तो a1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 5। कंपेयर करो, a1 की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई? 5। b1 की वैल्यू अगर आप लोग देखो तो b1 की यहाँ पे वैल्यू क्या है? माइनस का 4, और c1 की वैल्यू यहाँ पर क्या है? 8। इसी टाइप से दूसरी इक्वेशन लेते हैं यहाँ से। दूसरी इक्वेशन क्या है? 7x प्लस का 6y माइनस का 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से a1, फिर से अगर यहाँ पे a1 नहीं a2 लिख लेते हैं, a2 क्योंकि a1 हो चुका है, b2y और c2 इक्वल टू 0। तो a2 की वैल्यू यहाँ पे क्या निकल करके आ जाएगी? 7। b2 की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 6 और c2 की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 9। अब कंपेयर करते हैं, हमारे पास क्या कंपेयर करना है? a1 अपॉन में a2 को कि इक्वल है कि नहीं है। अभी हम लोग इक्वल का सिर्फ साइन लेकर के चलेंगे क्योंकि पता नहीं है क्या है क्या नहीं है, जैसे होगा वैसे हम लोग अप्लाई कर लेंगे। b1 अपॉन में b2, c1 अपॉन में c2। अच्छा, एक बार वैल्यूज सबकी पुट करते हैं। a1 की वैल्यूज़ यहाँ पे लिखी हुई, a1 b1 c1 की, और a2 b2 c2 की यहाँ पे वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। इनमें से उठाते हैं। a1 की वैल्यू यहाँ पे 5 है, a2 की वैल्यू क्या है? 7। ठीक है, b1 की वैल्यू यहाँ पर क्या है? माइनस का 4, और c की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 6। यहाँ पर 8 और यहाँ पर माइनस का 9। अच्छा, अब देखते हैं 5 अपॉन में 7 तो किसी से कटेगा नहीं, दोनों ही प्राइम नंबर है। 4 और 6 को कट भी कर दे तो ये 2/3 बनेगा। अच्छा, ये भी किसी से नहीं कटने वाले, तो ये भी 5 अपॉन में 7 कुछ भी लिख लो, माइनस का 2 लिख लो या 4 लिख लो, नॉट इक्वल है माइनस का 2/3, नॉट इक्वल है माइनस का 8/9।
तो तीनों ही नॉट इक्वल आ गया। अब तीनों नॉट इक्वल के लिए हमारे पास कंडीशन क्या है कि A1 अपॉन में A2 नॉट इक्वल है B1 अपॉन में B2 के। ये कौन सी लाइन हो जाएगी? इसके सारे फर्स्ट वाले हो जाएंगे कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन भी है, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन भी है, यूनिक भी है और कंसिस्टेंट भी है। अगर आपको तीनों में से चारों में से कोई भी अगर एक ऑप्शन लिखा हुआ मिल जाए कि इस वाले के लिए इंटरसेक्टिंग लाइन है, कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो कहोगे हाँ है। पूछेगा एग्जैक्टली वन सोल्यूशन है, कहोगे हाँ है। अगर कहेगा यूनिक सोल्यूशन है तो कह देना कि हाँ है, यूनिक सोल्यूशन भी है। कोई कहेगा कंसिस्टेंट है तो कहना हाँ कंसिस्टेंट है। तो कोई भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। इसी टाइप से आप लोगों को एक क्वेश्चन ये देखिए यहाँ पर, एक और क्वेश्चन इवन मैं इरेज कर लेता हूँ। अगर आप लोगों को पूरा एक बार देखना तो आप लोग देख सकते हो, ये इसका पूरा सोल्यूशन है। ठीक है, हमारे पास अब दूसरी क्वेश्चन है 9x प्लस का 3y प्लस का 12 इक्वल टू 0 एंड 18x प्लस का 6y प्लस का 24 इक्वल टू 0। अच्छा, आप लोगों को दिख भी रहा होगा कि ये 3 के सब मल्टीपल्स है और ये सब 6 के मल्टीपल्स है। चलिए कोई नहीं, हम इसको डायरेक्ट कंपेयर करते हैं। मैं डायरेक्ट आपको लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे कि A1 अगर इससे कंपेयर करें तो A1 की वैल्यू यहाँ पे 9 है, A1 की वैल्यू 9 है, B1 की वैल्यू यहाँ पर 3 है और C1 की वैल्यू यहाँ पर 12 है। A1 यहाँ पे 9 लिखा हुआ था, यहाँ पे 3 लिखा था, यहाँ पे 12 लिखा हुआ था। इसी टाइप से A2 की वैल्यू यहाँ पर 18, B2 की वैल्यू 6 और C2 की वैल्यू आपके पास में 24। कंपेयर करते हैं 9 अपॉन में 18, 3 अपॉन में 6, 12 अपॉन में 24। कट करते हैं तो 1/2 इधर से भी आ गया, 1/2 इधर से भी आ गया, 1/2 इधर से भी आ गया। तीनों इक्वल हैं, आपको तीनों इक्वल दिख रहे हैं। तो तीनों इक्वल के लिए आपके पास कंडीशंस यहाँ पर थी कि A1 अपॉन में A2 इक्वल है B1 अपॉन में B2 के, इक्वल है C1 अपॉन में C2 के। तो तीनों ही इक्वल है, तो आप लोगों को एक बार यहाँ पे ऐसा भी मेंशन करना होगा कि A1 अपॉन में A2 इक्वल है B1 अपॉन में B2 के, इक्वल है C1 अपॉन में C2 के। ठीक है, अब ये क्या क्या कंडीशन अप्लाई होंगी इसके अंदर जब इक्वल है? तो ये तुम्हारा कोइंसिडेंट भी हो जाएगा, कोइंसिडेंस भी हो जाएगा लाइन। दूसरा और क्या बनेगा? ये दूसरा और ये क्या बनेगा? इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होंगे इसके, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। ठीक है, और तीसरा पॉइंट इसका क्या होगा कि ये कंसिस्टेंट है। ठीक है, कंसिस्टेंट है। ये तीनों में से कोई भी अगर आपको एमसीक्यू में अगर कोई भी एक क्वेश्चन मिलते हैं तो आप लोग कर सकते हो अप्लाई। अच्छा, हम लोग के पास हम यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आ गया है। हाफ द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ इज़ 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशंस। अच्छा, इसी में ही आपके पास में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में अगर आप लोग देखो, आप लोगों को पता होगा कि पैरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है? ऑफ अ रेक्टेंगल। वैसे अगर नहीं भी पता हो तो कोई बहुत बड़ी कोई बात नहीं है। कोई भी फिगर सपोज़ करिए, ये हमारे पास ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है, इसमें ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। तो आपके पास होता है क्या है, जितनी भी अगर आपसे कभी भी किसी भी फिगर का पैरीमीटर पूछ लिया जाए तो पैरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल द साइड, सम ऑफ ऑल द साइड। तो आपको लेंथ प्लस लेंथ 2L हो गया, ब्रेथ प्लस ब्रेथ 2 ब्रेथ हो गया, दोनों में कॉमन ले लिया L प्लस B। आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो पैरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा? 2 ब्रैकेट L प्लस B। ठीक है, अब हमारे पास जो लेंथ है यहाँ पे उन्होंने क्या बताया हुआ है? हुज लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। ठीक है, 4 मीटर किससे है? इसकी ब्रेथ से। अगर हम लोग यहाँ मान लेते कि इसकी जो B है, जो ब्रेथ है, वो अगर Y है, ठीक है, तो 4 प्लस Y हो जाएगा ये। तो अगर इसको हम लोग x के इक्वल मान लें, ये x हो गया और ये y हो गया, तो 2x प्लस y ये हो गया। ठीक है, अच्छा, इन्होंने ये कंडीशन दिया हुआ है, अब इसकी कंडीशन से पुट करेंगे। इन्होंने क्या कहा हुआ है? हाफ द पैरीमीटर, पैरीमीटर का हाफ। तो इसको भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा? हाफ निकालना पड़ेगा। तो इसका भी हाफ कर दिया, ये पैरीमीटर आ गया। इसका हाफ निकालने पर तो इसको इससे कट कर देंगे, 2 से 2 कट जाएगा पैरीमीटर पे। तो पैरीमीटर आ गया आपके पास 36 इक्वल टू x प्लस का y। ठीक है,
पैरामीटर इक्वल टू एक्स प्लस का, यहाँ पे 36 इक्वल टू एक्स प्लस का वाई। वाई तो वाई है, एक्स की वैल्यू क्या निकली हुई है, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या निकली हुई, 4 प्लस का वाई। तो यहाँ पर अपने पास आएगा 36, एक्स की जगह पे लिखेंगे हम लोग, एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, 4 प्लस का वाई, क्योंकि हमारे पास कंडीशन में गिवन क्या था कि उसकी जो लेंथ है उसके ब्रेथ से 4 मीटर ज़्यादा है, 4 मीटर ज़्यादा, आप लोग क्वेश्चन में देख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा होगा आपके पास में 4 प्लस वाई, ठीक है। अब ब्रैकेट अगर अप्लाई करना चाहें तो करें, नहीं तो इसका कोई यूज़ नहीं है ब्रैकेट का। 36 आ गया, 4 आ गया, y प्लस वाई क्या होता है, 2y, ये वाला 4 इधर आएगा, तो 36 में से आप 4 माइनस करेंगे तो 32 आ गया आपके पास में। ये वाला 2 जो था, इसको अगर हम लोग थोड़ा सा ऐसे लिखें, जहाँ पे कोई साइन नहीं होता वहाँ मल्टीप्लाई का साइन होता है, 2 मल्टीप्लाई में y, मल्टीप्लाई कोई नंबर इस साइड आएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो y की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, 16 मीटर, y की वैल्यू कितनी आ गई, 16 मीटर। अच्छा ठीक है, अब इसके बाद हमें जो लेंथ की वैल्यू निकालनी थी, लेंथ क्या थी, 4 प्लस का y, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 4 प्लस का 16, तो लेंथ की वैल्यू होगी 20 मीटर, ठीक है। तो हमारे पास जो ब्रेथ है वो कितनी आ गई, 16 मीटर, और जो ये था वो कितनी आ गई, 20 मीटर। इन दोनों को आप प्लस करके देखो तो आपका 36 आएगा, ये हाफ ही रहेगा, ये हाफ है। अगर फुल निकालना चाहो तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 72 मीटर आ जाएगा वो उसकी ब्रेथ, उसकी पैरामीटर, ठीक है। ये पूरा एक क्वेश्चन है आपके पास में, ठीक है। हमारे पास 2 क्वेश्चन और आ गए। इसमें हमें बताना है कि कौन से जो मतलब कि इसमें से कौन सा कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है। अच्छा, आप लोगों की जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें वहाँ पर जो टेबल बनी हुई है उस टेबल में मेंशन नहीं है कि किस कैटेगरी में आप कंसिस्टेंट बोलेंगे, किस में नहीं बोलेंगे। उसी के अगर आप लोग जहाँ टेबल बनी हुई है, ये टेबल सपोज़ करो, ये टेबल बनी हुई है यहाँ पे, इस टेबल के अगर आप पेज पलट के देखें वहाँ लैंग्वेज में लिखा हुआ है कंसिस्टेंट है कि नहीं है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे मेंशन कर दिया कि अगर A1 अपॉन में A2 नॉट इक्वल है B1 अपॉन में B2 के तो कंसिस्टेंट होगा, A1 अपॉन में A2 इक्वल है B1 अपॉन में B2 के, इक्वल है C1 अपॉन में C2 के, तब भी कंसिस्टेंट होगा। A1 अपॉन में A2 इक्वल है B1 अपॉन में B2 के पर नॉट इक्वल है C1 अपॉन में C2 के, तो वो इनकंसिस्टेंट होगा। अच्छा चलिए अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे करते हैं A1 की वैल्यू आप लोगों के लिए यहाँ पे 3 है, जैसे यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। B1 की वैल्यू यहाँ पर 2 है और C1 की वैल्यू यहाँ पर 5 है। इसी टाइप से A2 की वैल्यू आपके पास 2 है, B2 की वैल्यू आप लोगों के पास क्या है आप लोग बताओगे, और C2 की वैल्यू 7 है। B2 की वैल्यू जो भी लोग 3 बोलेंगे वो सब गलत है, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन भी है, यहाँ पे माइनस भी आएगा, यहाँ पर माइनस भी आएगा। सबको कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे 3/2 आएगा, यहाँ पे 2/-3 आएगा, और यहाँ पे 5/7। अच्छा देखो ये 3/2 नॉट इक्वल होगा 2/3 के, और नॉट इक्वल होगा इन सब के। तो ये होगी हमारी पहली वाली कंडीशन कि ये इसके इक्वल ही नहीं है। कुछ लोगों को दिख रहा होगा 2 यहाँ पर भी है, 2 इधर भी है, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है। पर अगर आप इसको डेसिमल में निकालो तो आपको पता चलेगा कि दोनों ही बहुत डिफरेंट नंबर आ रहे होंगे। इसको डेसिमल में निकालने पे 1.5 आ रहा होगा, इसको डेसिमल में निकालने पे 0.66, वो भी माइनस का आ रहा होगा। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दोनों में, इक्वल तो हो ही नहीं सकते ये, है ना, इक्वल ये नहीं हो सकते। तो A1 अपॉन में A2 नॉट इक्वल है B1 अपॉन में B2 के। अच्छा A1 अपॉन में A2 नॉट इक्वल है B1 अपॉन में B2 के, तो क्या हो जाएगा ये कंसिस्टेंट, ये कंसिस्टेंट हो गया। ठीक है, आपको बस इतना ही करके आना है। आपको यहाँ पर अगर ऐसे कोई क्वेश्चन पूछे कंसिस्टेंट है कि नहीं, कंपेयर करो सिंपल सा A1 अपॉन में ये A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यूज़ निकालो, कंपेयर कर लो। अगर इक्वल आ रहे तो होगा आपके पास ये कंडीशंस तीनों हैं। अगर नॉट इक्वल आ गया तो कंसिस्टेंट, तीनों इक्वल आ गए तो कंसिस्टेंट, अगर एक इक्वल है और एक इक्वल नहीं है तो इनकंसिस्टेंट, बस सिंपल। इसी टाइप से अब दूसरी क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे A1 की वैल्यू लिखी है 2, B1 की वैल्यू लिखी है -3, C1 की वैल्यू लिखी हुई है 8, A2 की वैल्यू यहाँ पे 4, B2 की वैल्यू यहाँ पर भी -6 और C2 की वैल्यू यहाँ पर 9। कंपेयर करते 2/4 आ गया, फिर -3 -6 आ गया,
फिर 8/9 आया। अच्छा, हम लोग अभी इक्वल का साइन नहीं लगा रहे क्योंकि क्या हो क्या नहीं हो कुछ नहीं पता। कट करेंगे तो 1/2 आएगा, यहाँ पे कट करेंगे यहाँ पर भी 1/2 आएगा और माइनस से माइनस कट जाएगा। अच्छा, ये दोनों नंबर कट नहीं होंगे तो 1/2 इक्वल है 1/2 के, नॉट इक्वल है इसके। तो कंपेयर यहाँ पे करने पर आया A1/A2 इक्वल है B1/B2 के और नॉट इक्वल है C1/C2 के। A1/A2 इक्वल है B1/B2 के और नॉट इक्वल है C1/C2 के। ये कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है? A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, नॉट इक्वल है C1/C2 के। किसकी कंडीशन है ये? इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? इनकंसिस्टेंट। ठीक है, आपका क्वेश्चन यही हो गया। अच्छा, मेनली इसमें इसी टाइप से ही क्वेश्चन बनते हैं आपके पास में बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। इसमें 2 और 3 मार्कर आपके 3.1 में नहीं बनेंगे। एक्सरसाइज जो 3.1 है, बहुत रेयर चांस है कि उसमें से 2 या 3 मार्कर क्वेश्चन पूछे जाएँ, क्योंकि अगर 2 या 3 मार्कर क्वेश्चन पूछना होता है तो उसको वो आपसे पूछेगा 3.2 और 3.3 के जो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन होते हैं, जहाँ पे आपको इक्वेशन फॉर्म करनी होती है। इक्वेशन आपको फॉर्म करनी होती है जहाँ पर उस टाइप से सब चीज़ें होंगी। ठीक है, इसी टाइप से हम लोग कुछ और आगे के 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन होंगे आज आपके। ये क्वेश्चन में यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि इसी टाइप से क्वेश्चन है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है। बस मैंने इसलिए ये क्वेश्चन पिक किया क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन में भी एक इक्वेशन जो आपके पास गिवन है, यहाँ पर भी एक फ्रैक्शन में और यहाँ पर भी एक फ्रैक्शन में। अच्छा, फ्रैक्शन को हम लोग इस फॉर्म में, लीनियर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे या इस टाइप से सिंगल डिजिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए मैं देखता हूँ, आपको बताता हूँ। 3/2x लिख लिया, 5/3y लिख लिया, इक्वल टू 7 लिख लिया। दोनों का अगर 2 और 3 का एलसीएम लेते हैं, दोनों ही प्राइम नंबर, इन दोनों का मल्टीपल ही आएगा एलसीएम। तो 3 2 जा 6। आपके पास यहाँ पर है एलसीएम क्या आ गया? एलसीएम क्या आ गया? 6। तो 3/2 लिखा हुआ है, 2 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास जो 6 है वो रिज़ल्ट आ जाए। ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, 3 2 जा 6। तो 3 से इधर किया तो 3 से इधर भी करना पड़ेगा, x लिख दिया। इसी टाइप से y के लिए भी 3 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए, तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 3 3 जा 9x, 2 5 जा 10y और इक्वल टू 7। ये यहाँ पर क्या आएगा? इसमें यहाँ पर 6, यहाँ पर भी 6, दोनों का 6 कॉमन लेकर के इसको इधर भेज दिया जाएगा। तो 9x प्लस का 10y इक्वल टू 7 6 जा 42। तो यहाँ पर आ गया 9x प्लस का 10y इक्वल टू 42। दूसरी इक्वेशन हमारे पास थी 9x माइनस का 10y, 9x माइनस का 10y इक्वल टू 14। कंपेयर करेंगे तो a1 की वैल्यू भी 9 है, b1 की वैल्यू भी यहाँ पे 10 है और c1 की वैल्यू बिल्कुल ही डिफरेंट है 42 से, है ना। इसी टाइप से ही जब हम लोग इससे कंपेयर करेंगे इस वाली इक्वेशन से, a2 की वैल्यू तो वो 9 है, b2 की वैल्यू माइनस का 10 है और c2 जो है हमारा 14 है। ठीक है, c2 हमारा 14 है। अब इसी से अगर हम लोग देखते हैं, कंपेयर करते हैं तो 9/9 इक्वल आ गया 1 के। ठीक है, 1 के आ जाएगा 10 में माइनस का 10 और यहाँ पर आएगा 42। क्या आएगा यहाँ पे? 42 एंड 14। अगर ये कटेगा भी, ये इससे कट रहा है तो यहाँ पे 3 आएगा, इससे कट रहा है तो यहाँ पे 1 आएगा, इससे कटेगा तो यहाँ पे 1 आएगा। तो 1 और 1 के तो इक्वल है, 1 और 1 के तो इक्वल है, पर इसके इक्वल नहीं है। तो 1 इक्वल है 1 के, नॉट इक्वल है 3 के। तो A1 में A2 इक्वल है B1 में B2 के और नॉट इक्वल है C1 में C2 के। ऐसी कंडीशन में आपके पास हो जाएगा ये इनकंसिस्टेंट। क्या हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट। ठीक है, देख लो एक बार आप लोग पूरे इक्वेशन को। सबसे पहले हम लोग ने क्या किया, उसको लिया, एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद दोनों के डिनोमिनेटर को इक्वल किया, दोनों के डिनोमिनेटर को उधर भेज दिया तो 42 से मल्टीप्लाई हो गया।
एक इक्वेशन हमारी ये बन करके आ गई और ऊपर सेम ऐसी इक्वेशन ये वाली लिखी हुई थी, तो उसको वहाँ मेंशन कर दिया। कंपेयर किया A1/A2 B1/B2 C1/C2 के, तो 1 = 1 आ गया पर नॉट इक्वल टू 3 आ गया। तो इसको यहाँ पे कंपेयर करने पे A1/A2 इक्वल है B1/B2 के पर नॉट इक्वल है C1/C2 के, तो कंसिस्टेंट आ गया। इसी टाइप से ही हम लोग यहाँ पे दूसरी इक्वेशन लेकर के चलते हैं। तो दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या है, 4/3x प्लस का 2y इक्वल टू 8। सबके नीचे अगर 1 भी मान लें और सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, बिल्कुल बेसिक सा 3 से मल्टीप्लाई, तो 4x आ गया, 3 2 जा 6y आ गया और 8 3 जा 24। इधर भी 3 कॉमन आया था, इधर भी 3 कॉमन आया था, 3 से 3 गया कट। ठीक है, तो 3 से 3 हो गया कट, तो हमारे पास क्या बचा हुआ है, ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस का 3y इक्वल टू 12। कंपेयर करते हैं अब, तो A1 की वैल्यू 4 है, B1 की वैल्यू 6 है और C1 की वैल्यू 24 है। हेयर A2 की वैल्यू 2 है एंड B2 की वैल्यू 3 है और C2 की वैल्यू 12 है। कंपेयर करते 4/2 6/3 24/12, कट करके सबको आ जाएगा, यहाँ पर सबका आंसर आएगा 2/1 2/1 एंड 2/1। ये कटा 1 2 जा 1 2 जा 1 2 जा, तीनों ही इक्वल है। तीनों ही इक्वल होंगे तो अभी मैंने आपको कंडीशन में बताया था कि A1/A2 इक्वल है B1/B2 के इक्वल है C1/C2 के, तो क्या आएगा, कंसिस्टेंट। तो ये क्या हो जाएगा, A1/A2 इक्वल है B1/B2 के और इक्वल है C1/C2 के। तो ऐसी कंडीशन किसके लिए आ जाएगी, कंसिस्टेंट के लिए। ठीक है, समझ में आया होगा आप लोगों को। अगर ये कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, पैरेलल लाइन, कोइंसिडेंस लाइन, इन सब में अगर आपको कोई भी डाउट नहीं है तो कल हम लोग शुरू कर सकते हैं चैप्टर आपका 3.2, जिसमें आपको जो 2 टाइप के रूल हैं, जिसमें से x और y की वैल्यू सॉल्व कराने सिखाया जाएगा। अभी तो खाली आपको कंपेयर करना सिखाया जा रहा था। इसके बाद आपको एग्जैक्टली x की क्या वैल्यूज़ होंगी वहाँ पर और y की क्या वैल्यूज़ होंगी, ये आपको निकालना सिखाया जाएगा। ठीक है, आई होप अगर समझ में आ रहा है अगर आप लोगों को, तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं।